शांत, ऑर्गेनिक जो है वो आज स्टार्ट नहीं होगी। थैंक यू। ऑर्गेनिक जो है आज स्टार्ट नहीं होगी। हाँ जी, ऑर्गेनिक आज स्टार्ट नहीं होगी। आज सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे। और अगर फिर भी लास्ट में टाइम बच जाता है तो थोड़ा बहुत मैं आपको नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप्स इनके बारे में बता दूंगी, अगर टाइम बच जाता है तो। मुझे नहीं लगता कि वैसे वैसे आज, हाँ, आज मैं बता देती हूँ आज क्या पढ़ाऊंगी मैं। आज सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे हम। एनसीईआरटी में आप लोगों की जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं? एक तो डीएफ, पी ब्लॉक, और वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री और सॉल्यूशन। ठीक है, चार चैप्टर्स हैं आज, हमें ये चार चैप्टर्स की एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद में कल से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, मतलब कल से हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन पढ़ाऊंगी मैं आपको। अगर आप लोगों को कम डाउट, क्या क्या, हाँ, चैप्टर नहीं, क्या मतलब पूछना क्या चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, अच्छा वो सारा मिक्स होता है, वो 11th से, हाँ वो 11th से स्टार्ट करते ना। तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगी कि आप लोगों को सब पता है कि फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह, नोमेनक्लेचर, ये सब आप लोगों को पता है। मैं ये चीज अज्यूम करके चलूंगी। अच्छा, ऑर्गेनिक में 11th का तो सब पता होगा, 9 10th का तो पता होगा। बस इतना अज्यूम करके चल रही हूँ, ये अज्यूम नहीं कर रही हूँ कि 12th का पता होगा। ठीक है, ये अज्यूम नहीं कर रही हूँ कि 12th का पता होगा। इतना अज्यूम कर रही हूँ कि बस 9 10th। अब ऐसा नहीं कि मैंने मिथाइल ग्रुप लिख दिया तो हाँ ये मिथाइल होता है क्या, इस तरह से नहीं कि कीटोन, एल्डेहाइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और दूसरा कि वहां पे हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे वो वहीं पे डिस्कस करेंगे। अगर आज खत्म हो जाता है, ऑर्गेनिक हमारा सबसे वीक है। ऑर्गेनिक, आज नहीं, ध्यान से सुनो। ऑर्गेनिक वैसे इस तरह से होता है कि अगर आप लोग को केमिकल रिएक्शंस याद रह जाती हैं तो बहुत अच्छा रहता है, काफी स्कोरिंग है। और जो ऐसा सोच के जाते हैं कि हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ के जाएंगे, ऑर्गेनिक तो हम छोड़ देंगे पेपर में, आज कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, तो जब आप पेपर देखोगे तब आपको सारे क्वेश्चन ही ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के दिखने लगेंगे। क्योंकि हम, ऐसा होता है कि जो जो टॉपिक हम छोड़ के जाते हैं ना, वही क्वेश्चन हमें ज्यादा दिखते हैं कि अरे यार ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते, ये भी नहीं आ रहा है। इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं, कोई इतने टफ भी क्वेश्चन नहीं बनते। बस हाँ ये है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक ही 1 मंथ है आपके पास में, और उसमें भी अगर आपको ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के नेम, रिएक्शंस, टेस्ट और नेम्ड रिएक्शंस, मैकेनिज्म, ये सब पढ़नी है तो। दूसरा चीज, जिस अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगी उसी अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिक आप पढ़ना। ये अपने दिमाग में रखना कि हम बोर्ड की ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेंस वाले लेवल पे चले गए कि कोई और कंपाउंड लेके आ गए कि इसका नोमेनक्लेचर बताओ, तो देखो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, वो आप अपने आराम से घर पे बनाइए, करिए। यहाँ पे जो जो भी ऑर्गेनिक का जैसा भी मैं अकॉर्डिंगली मैं पढ़ाऊंगी, उस अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करना। सेल्फ प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। दूसरा, लिख लिख के देखने की जो मैंने बात बताई है, इग्नोर ना करें कृपया इस चीज को। अदरवाइज एग्जाम में 12th बोर्ड का पेपर है, वहां पे पेपर लिखना है आपको, तो कृपया लिख लिख के देखें आंसर्स को। अभी से प्रैक्टिस बनाएं, तभी जाके 2 महीने में हो पाएगा। अदरवाइज केमिस्ट्री के पेपर के पहले जो आपका टाइम गैप है, आप उसमें सोच रहे हो कि उसमें कर लोगे, तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसमें भी 10 days का है शायद तक गैप, है ना? केमिस्ट्री में 8 to 10 days का है गैप। 10 days है ना? तो आपको बस ये ऐसे स्ट्रेटेजी बना के रखना कि यार मैं काम करूं कि है ना, 7 days में तो 6 से 7 days में तो पूरा थियोरटिकल एकदम जितने एनसीईआरटी इंटेक्स सारे कर लूं। उसके बाद लास्ट के 2 3 days में सिर्फ लिख लिख के सैंपल पेपर सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जितनी बार पढ़ोगे उतना आप लोगों के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना। 2 month से सीधे 1 month। या पी और डी और एफ का कितना मार्क्स का? देखो ये यूनिट्स होती हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर इधर तक आ गए हम तो 20 कुछ मार्क्स का हो जाता है। ये सरफेस के मतलब समझ रहे हो, एक स्पेसिफिकली चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन नहीं होता, ये एक यूनिट्स होती हैं।
जिसमें 3-4 यूनिट्स कंबाइन हो के बता देते कि यार ये इतना इतना होता है। केमिस्ट्री का भी 25-26 का है ऐसा कुछ, ठीक है। केमिस्ट्री का क्या, ऑर्गेनिक का। अब ऑर्गेनिक में देखते हैं कितना टाइम रहता है आप लोगों के पास में, कितना हम कर पाते हैं, है ना। थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे, लेकिन अभी तो हम आज की क्लास में तो हम, अच्छा आदित्य आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो आप शायद तक गलत, आपने गलत क्लास ज्वाइन कर रखी है फिर तो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स का ही पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। मेंस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको मेंस पढ़ना है, आप मेंस पढ़िए, नो डाउट, बट यहाँ पे सिर्फ बोर्ड का पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। मेंस के हिसाब से, मैं बोर्ड की फैकल्टी हूँ, मैं मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ाऊंगी आपको, ये बात बताओ। हाँ, मेंस के हिसाब से पढ़ाऊंगी मैं आपको, तो फिर करते हैं हम लोग 1 ईयर 2 ईयर कितना का। आप लोग 11 से पढ़ रहे हैं या सिर्फ 12th में आए पढ़ रहे हैं? 11 से पढ़ रहे हो आप लोग? 11 से पढ़ रहे हो आप लोग सब? वेरी गुड। नहीं लगता, लगता नहीं रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, 11 से रेजो में ही है, वेरी गुड, रेजो का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, किसके पेपर? किसके, बोर्ड के? हाँ हाँ, क्या डिस्कशन? नहीं नहीं, 4 चैप्टर्स तो आज हो जाएंगे, क्योंकि एड्सॉर्प्शन वाला मैं देख के आई हूँ, उसमें इतना कुछ है नहीं। पी ब्लॉक में ज्यादा कुछ है नहीं, डी ब्लॉक में नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो डाउट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस में आएंगे। तो किसमें कोई थ्योरी वगैरह की दिक्कत नहीं आ रही। आप लोग, मैं बता रही हूँ ना, उस अकॉर्डिंग फॉलो करो। हाँ, क्या हो गया? ऑर्गेनिक कल से स्टार्ट होगी। आज एक बार सारा का सारा ही फिनिश हो जाए, ताकि किसी को ऐसा डाउट नहीं रहे कि हमें एक्सरसाइज नहीं करवाई है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करवाए हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर ऑर्गेनिक में डिस्टर्बेंस आएगा कि यार ऑर्गेनिक एक फ्लो में चलती जाएगी ना, तो वो सही रहेगा। अदरवाइज मैं ऑर्गेनिक में हाँ लास्ट के हाफ एन आवर में डिस्कस करवाऊंगी तो दिक्कत रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से होंगे। नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के एग्जाम्स वगैरह रिटर्न जो भी होता है, यहाँ पे भी देख लेंगे पेपर लेके, अगर होती है पॉसिबिलिटी तो। अदरवाइज मुझे भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। ठीक है, आवाज नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन। जो चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक, सॉरी, हाँ, डी एंड, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक। फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस डिस्कस करवा रही हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगाने हैं, वो तो पता लगा लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम? डी ब्लॉक में पता है ना, सबसे पहले एस वाले में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, उसके बाद फिर आना डी ब्लॉक पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, पता है ना। जैसे 4s2, अगर 4s2 3d10 होता है जिंक में, अगर हमें +2 की ऑक्सीडेशन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है तो 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, आउटर मोस्ट वाली शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, उसके बाद फिर इनर में, है ना। तो यहाँ पे 8.1 हो गया होगा सबसे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स भी दे रखे हैं आपको, एटॉमिक नंबर से आप इजीली कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, why are Mn+2 compounds more stable than Fe+2 towards towards oxidation state to their +3 oxidation state? किसी को डाउट है इसमें? ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को याद हो तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। ये वाला क्वेश्चन याद हो तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि Mn+2 कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं Fe+2 कंपाउंड से। Mn+2 में आप लोगों को मैंने क्या बताया था, कुछ क्वेश्चन आ जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देख लेना। आ रही बात समझ में? Mn+2 में क्या होता है, 4s2 3d5, तो मतलब Mn+2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ हाँ, +3 स्टेट मतलब Mn+2 से आपको क्या बोल रखा है, ये Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और Fe+2 से आप क्या बनाओगे, Fe+3।
यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ मतलब Mn+2 वाला जो है 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Mn+2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे, Mn+3 से। आई बात समझ में? Mn+2 वाला अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे 3d5 है, यहाँ पे क्या है 3d4, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Mn+2 वाला स्टेबल होगा। ठीक है, सिमिलरली ये बोल रहा है कि Fe+2 और Fe+3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो Fe+2 का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है Fe का, 26। तो इसका क्या हो जाएगा 4s0 3d6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d5। समझ गए? एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही क्या है, इसका रीजन है। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, why are Mn+2 compounds are more stable than Fe+2 towards oxidation to their +3 state। हाँ, क्वेश्चन ये दे रखा है आपका कि जो Mn+2 वाला कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, Fe+2 से। Mn+2 ये यूं बोलना चाह रहा है Mn+2 वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है Fe+2 से, है ना। then Fe+2 towards the oxidation state of to their +3 oxidation state, मतलब ये यूं बोलना चाह रहा है कि Mn+2 जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है मतलब अगर आप Fe+2 से क्या बना Fe+3, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये बात बोलना चाह रहा है कि जो Mn+2 कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है Fe+2 से टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन स्टेट टू देयर +3, मतलब अगर मैं +3 ऑक्सीडेशन की बात करूं तो Mn जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल है, जबकि Fe+3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है Fe+2 से। ये बोलना चाह रहा है, ये समझ रहे हो, ये यूं बोलना चाह रहा है कि Mn में तो +2 ज्यादा स्टेबल है Mn+3 से, जबकि Fe+3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है Fe+2 से। क्यों? क्योंकि आपको पता है Mn+2 और Fe+3 में क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ऐसा बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई जो Mn+2 है वो ज्यादा स्टेबल है Mn+3 से, लेकिन Fe+3 है वो ज्यादा स्टेबल है Fe+2 से। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आ जाना, वहां पे कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल है उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 8.3 हाँ, explain briefly how +2 oxidation state become more and more stable in first half of the first transition elements with increasing atomic number। यहाँ पे आपको ये बात बोल रखी है, फैन, हाँ एक मिनट से ये वाला फैन ऑफ कर दो आप। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ बस ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे सुनो कि ये बोलना चाह रहा है कि +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती जाती है जैसे जैसे आप एग्जैक्टली हाफ फील्ड तक आते जाते हो। ऐसा क्यों होता है, मतलब एग्जैक्टली हाफ फील्ड मतलब कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं, यहाँ पे आप हाफ तक आ जाते हो किसमें, 3D सीरीज में। 3D सीरीज में मैंने आपको बताया था ना कि जब आप यहाँ पर मैग्नीज तक आते जाते हो तो यहाँ पे +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते जाते हैं, इसमें डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, तो वो जो डी के इलेक्ट्रॉन्स है वो इतनी अच्छी शील्डिंग नहीं कर रहे हैं। अभी सपोज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स तक है, तो इजीली ये 6s वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। समझ रहे हो, 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप यहाँ पे डी वाले में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाओगे, +2 वाले इलेक्ट्रॉन को इतना वो नहीं होगा कि यार वो इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब आप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी में फिल करोगे तो ये पुअर शील्डिंग करेंगे, तो ये 6s2 वाले क्या होंगे, ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाएंगे न्यूक्लियस से।
समझ रहे हो? इनिशियली जब 5 इलेक्ट्रॉन तक 5 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल हो गए डी में, तब तक तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे थे, तो इजीली क्या हो जा रहे होते जा रहे थे, रिमूव होते जा रहे थे। समझ रहे हो? तो इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें अच्छी तरह से आती जा रही थी। लेकिन जब आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे तो यहाँ पे इस तरह से होगा कि इनकी पुअर शील्डिंग के कारण ये 6s2 वाले क्या हो जाएंगे, टाइटली बाउंड हो जाएंगे। किससे? न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होने के बाद में ये +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो इतना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे 3D में इनिशियली तो हाफ तक तो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, उसके बाद ही आप आओगे तो प्लस की स्टेबिलिटी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। हम्म 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 मेटेलिक बॉन्डिंग वाला यहाँ पे क्या रिलेशन लेके आ गए आप? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये एक्सप्लेन ब्रीफली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। हाँ, उस तरह से भी ले सकते हो आप। हाँ, उस तरह से भी देख सकते हो कि आपको बताया ना यहाँ पे कि जैसे जैसे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे, तो उनमें क्या होगा, मैंने बताया था मेटेलिक इंटरेक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मेटेलिक इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये इसके डायरेक्ट प्रपोर्शनल होता है, मतलब ये आई बात समझ में? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिसाइड, तो पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड में ज्यादा स्टेबल होता है, यही इसका आंसर है। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड में तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही बहुत बड़ा फैक्टर होता है टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। जैसे जिंक है, जिंक में +2 ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कॉपर में बताया था, कॉपर में +1 ज्यादा स्टेबल होती है कॉपर +2 से, लेकिन एक्वस में कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल होती है। सब याद आ रहा है जो मैंने बताया था? हाँ, अब जैसे कि यार अब आपको कोई पूछ ले कि भाई कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल है कि कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल है कि कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या डिटरमाइन करोगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही बताओगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही आपको क्या पता चल पाएगा कि इन दोनों में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो यही बोल रहा है कि कॉपर प्लस क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज रिस्पेक्ट टू कॉपर +2 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, what may be the stable oxidation state of transition element with the following d electronic configuration। d का अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो इन उनकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट में। अभी ग्राउंड स्टेट में बोल रहा है, मतलब आपको ये है कि आपको दे रखा है 4s2 3d 3d3 है, तो इसमें आपको क्या क्या पॉसिबल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, उनमें सबसे स्टेबल कौन कौन सी होंगी, तो वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना जिनमें क्या होगा, जो चार्ज होगा, मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगी या फिर फुली फील्ड होंगी, क्या होंगी, एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड हो जाए, ये समझ रहे हो, एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाए फुली फील्ड हो जाए, उस अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। नेक्स्ट देखो, नेम द ऑक्सोमेटल एनाइंस इन द फर्स्ट, जो भी ट्रांजिशन सीरीज और जो जिनके क्या हो ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर दोनों बराबर ही हो, हाँ, तो ये उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। ये जो थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर सॉल्यूशन के स्टार्ट करेंगे। ये तो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है। 8.7 लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता दिया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं वो भी बता दिया है। 8.9 क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है ना, और नॉन ट्रांजिशन में एस और पी की फिलिंग होती है। यहाँ पे जो डी वाली होती है, डी वाली में एक से पहले पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होने लगते हैं, है ना, और बाकी वाले में क्या होते हैं, आउटर वाले में फिल होते हैं। तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग होता है दोनों का, क्योंकि एक में डी की होती है, एक में एस और पी की फिलिंग होती है, इसलिए इनके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग होते हैं। उसके बाद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय लेंथेनॉइड बताया था, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लेंथेनॉइड की, +2 +3 और +4। मोस्ट कॉमन जो होती है लेंथेनॉइड्स की वो कौन सी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
बताया हुआ क्वेश्चन है क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट पे स्टार लगा लो, क्वेश्चन पूछा गया है 8.11 क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल्स और मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, एटोमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बता रखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण, और गुड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट क्योंकि प्रोवाइड क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है। हाँ, उसके बाद व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, जब स्मॉल एलिमेंट्स जो होते हैं इनके लेटिस में आके फंस जाते हैं, जैसे कार्बन नाइट्रोजन है ना, ये क्या होते हैं इनके लेटिस में आके वहां पे उनमें जो वॉइड्स होते हैं उनमें आके ट्रैप हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। बताया था ना ये वाला क्वेश्चन, मेटल्स जब मैंने बताया था सारे के सारे इसके बारे में डिस्कस किए थे। उसके बाद हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। इसमें मैंने कहा कि जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं जैसे मैग्नीज हो गया, तो मैग्नीज में +2 +3 +4 +5 +6 +7, यहाँ पे देखो जो चेंजेस आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, +1 से चेंजेस आ रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूं तो आपको पता है कि अगर कोई एलिमेंट +6 बता रहा है नीचे जाएगा तो +4 ज्यादा स्टेबल होती जाएगी बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई बात समझ में? यहाँ पे जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, लाइक कि जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, +2 के आ रहे हैं। ये ध्यान में रखना। एक ये वाला क्वेश्चन 8.5 में देखो, आपको मैंने एक बात बताई थी कि D3 वाला भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ याद आ रहा है? D3 देखो, आपको पता है कि D10 स्टेबल होता है, D5 एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता है, ये दोनों स्टेबल है। D3 वाला भी स्टेबल होता है। D3 वाला कैसे स्टेबल होता है? T2G और EG बताया था ना। D3 में यहाँ पे मैंने बताया था तीन इस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं, T2G और EG, कुछ याद आ रहा है D ऑर्बिटल्स में? तो यहाँ पे T2G में अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए तो ये स्टेबल हो गया है ना, एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया ये भी, है ना। तो उस अकॉर्डिंग देखना ऑक्सीडेशन स्टेट। ज्यादा D3 होता है ऐसा किसने बोला? कि आप ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकते कि यार D5 है, D10 है, D3 है। अगर उसने आंसर में ये बात बोल रखी है तो आप ये बता देना कि भाई ये ऐसे T2G होता है, ऐसे EG होता है, ये इस तरह से, लेकिन वो D10 D5 और D3 में इनमें कंपैरिजन नहीं करवाएगा। आधी बात समझ में? क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड फुली फील्ड ये स्टेबल होते हैं, ये अपने अपने में स्टेबल है, इनमें कंपैरिजन नहीं करवाया जाता। क्या D6 कहाँ होगा? नहीं होगा D6। क्यों? 1 2 3 4 5, ये लो 5 और बोलो। वो डिपेंड करता है, मतलब कि लीगेंड आ रहा है तो अगर उसके अकॉर्डिंग, पर वो वहां पे आपको हुंसुल को वॉलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मतलब लीगेंड को आना चाहिए, समझ रहे हो? तो वो उस अकॉर्डिंग देखना है आपको। आ रही बात समझ में? हाँ, अदरवाइज 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 नहीं बोल सकते हम D6 का। D6 पे हम कमेंट नहीं कर सकते, समझ लो। D3 पे हम कमेंट कर सकते क्योंकि ये लीगेंड पे नेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। D3 तो होगा ही होगा, लीगेंड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो, तो D3 तो होगा ही होगा। किनको? इनको? हाँ, ये पेयरिंग हो गई तो एक्साइड कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि इनको एक्साइड होने के लिए ऊपर वाले खाली होने चाहिए D ऑर्बिटल्स, ठीक है। किधर? ये पेयरिंग के हो या बिना पेयरिंग के, अगर डी वाले में यहाँ पे T2G में पेयरिंग हो रखी हो या नहीं हो रखी हो, अगर ऊपर वाली वेकेंट है, एक भी इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत है ऊपर, तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं ये एनर्जी लेके। D3 में हाँ कलर शो करेंगे, फिर ये कलर वाले उसमें चल जाओ आप, ये कलर शो करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहाँ डोनेट कर दिया? अच्छा नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, जैसे आपको यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं सुपर स्टेबल होगी कि आप एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकाल सकते हो। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कह सकते कि 5 हो गया तो बस हम और इलेक्ट्रॉन एनर्जी दो आप। आई बात समझ में? ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो,
हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8.14 नहीं करना, 15 भी नहीं करना है आपको, 16 भी नहीं करना है, 17 पे आ जाओ, 17 पे स्टार लगा लो, क्वेश्चन नंबर 8.17 पे स्टार लगा लो। 8.17 क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, जिन जिन पे भी मैं स्टार लगवा रही हूँ ना, वो तो एक बार घर पे जाके लिख के देख लेना उनके आंसर्स। जिन जिन पे भी मैं स्टार लगवा रही हूँ वो एक बार घर पे जाके आंसर्स लिख के देख लेना। 8.17 का ए, द स्टेबिलिटी ऑफ Fe+3 इन एसिड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ Cr+3 और Mn+3। अब आप देखो यहाँ पे आपको ये इस तरह से दे रखा है कि भाई Cr+3 से Cr+2 है, उसके लिए अब ये -0.4 वोल्ट दे रखा है। ये क्या है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है ये? इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली Mn+3 से क्या दे रखा है? Mn+2 जो आपको दे रखा है +1.5 वोल्ट, ये भी क्या है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो Fe+3 से Fe+2, यहाँ पे ये क्या है? +0.8 इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आपको एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको इन तीनों की स्टेबिलिटी, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा? इजीली रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो? वो क्या होगा? इजीली रिड्यूस हो जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? इजीली रिड्यूस हो जाएगा। इजीली रिड्यूस हो जाएगा मतलब इजीली Mn+3 से Mn+2 में चला जाएगा। रिड्यूस यही तो होता है, इजीली Fe+3 से Fe+2 में इजी इसमें चला जाएगा ये। हाँ, अगर मैं बात करूं तो इनका, अगर मैं किसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है तो किसका सबसे ज्यादा होगा? Mn का हो गया, उसके बाद Fe का हो गया, उसके बाद Cr का हो गया। समझ हो? तो यही बोल रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी की बात करो। इनकी स्टेबिलिटी की बात करूंगी अगर मैं, तो स्टेबिलिटी वही हो जाएगा कि कौन कितना जल्दी रिड्यूस हो जा रहा है इसमें। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ Fe+3 जो है, Fe+3 से Fe+2 बन जा रहा है और Mn+2 से Mn बन जा रहा है। मतलब Mn+2 जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जल्दी से रिड्यूस हो जा रहा है, वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रोमियम+3। मतलब समझे? मतलब ये क्या होगा? इजीली रिड्यूस हो जा रहा है, बहुत ही जल्दी से रिड्यूस हो जा रहा है। जो जितना जल्दी रिड्यूस हो जा रहा है उतना कम स्टेबल होगा वो। यहाँ पे ये इन तीनों आयंस की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है ये। यहाँ पे ये इन तीनों आयंस की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। अगर इन तीनों आयंस की स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, मतलब Cr+3 है वो, इसमें अगर जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा मतलब उतना जल्दी रिड्यूस हो जा रहा है वो। उसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? उतना देखो, जितना कम इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना जल्दी ये रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप देखो कि क्रोमियम प्लस, मतलब ये उतना जल्दी क्रोमियम+3 क्रोमियम+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना जल्दी Mn+3 Mn+2 में, उतना जल्दी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप इनकी स्टेबिलिटी पे कंपेयर कर सकते हो इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स देख के। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि ये Mn+3 जो है, Mn+3 के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ज्यादा वो उसको एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर होगी किसमें? एनर्जी यहाँ पे टू कन्वर्ट इनटू Mn+2 में। तो ये कम, सबसे कम स्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ, उसके बाद ये यहाँ। आई बात समझ में? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ईज विथ विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू द सिमिलर प्रोसेस फॉर ईदर। इसका आंसर लिख लो या फिर आप लोग एक बार इसका आंसर लिख लो, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, आस्क्ड क्वेश्चन है ये। लिखो, हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, इसका आंसर लिख लो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आदित्य, आपको 8.1 का सेकेंड और 6 पूछना है ना? आप 8.1 का सेकेंड और 6 के लिए उनके आपको एटॉमिक नंबर गिवन है ना? उसके अलावा आप जब बुक में देखोगे इन सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख रखे हैं।
तो आप उस अकॉर्डिंग उस स्टेट पे जा सकते हो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, ठीक है। D2 भी स्टेबल होगा? नहीं नहीं नहीं, D2 स्टेबल नहीं था, सिर्फ D3, D2 याद रखो। हाँ, आप पहले इसका आंसर में ये बात लिख लो, हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, लार्जर इज इट्स टेंडेंसी, larger is its tendency for the reduction to take place. Higher is the reduction potential of a species, larger is the tendency for its reduction to take place. मतलब कि Mn+3 इजीली किसमें रिड्यूस हो जाएगा? Mn+2 में. Higher is the reduction potential, higher is the reduction potential, larger is its tendency to reduce, is its tendency to reduce. अब आप मुझे, अब ये तो ये लाइन पढ़ के तो आप बता दोगे, हायर इज लार्ज इज टेंडेंसी टू रिड्यूस, मतलब Mn+3 Mn+2 में बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब Mn+3 सबसे कम स्टेबल होगा। मानते हैं बात? समझ में आया? इसने क्या बोला है, Mn+3 से Mn+2 में रिड्यूस होना है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर इज इट्स कैपेबिलिटी टू रिड्यूस, मतलब इससे इसमें जाना है, हायर ये जल्दी चला जा रहा है, जल्दी चला जा रहा है, मतलब ये लीस्ट स्टेबल हो जा रहा है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन करो। जल्दी रिड्यूस होगा, मतलब ये जल्दी इसमें, ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा जल्दी से जल्दी, ये जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये सबसे कम स्टेबल होगा। Mn+3 सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि बहुत जल्दी रिड्यूस हो जा रहा है, इसलिए Mn+3 यहाँ पे आया है। हाँ, समझ रहे हो, ये सबसे कम स्टेबल होगा। उसके बाद द ईज विथ विच आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू द सिमिलर प्रोसेस फॉर ईदर क्रोमियम और मैग्नीज। इसमें लाइन आंसर लिखो, लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल। आंसर लिखो 17 के बी का, लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, lower the reduction potential, larger its tendency to oxidize, ठीक है। lower is the reduction potential, larger is its tendency to oxidize। अब आप यहाँ पे देखो, Mn+2 से Mn, Fe+2 से Fe और Cr+2 से Cr दे रखा है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको ये दे क्या रखा है, Cr+2 से Cr, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है ये इसका। इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका क्या करोगे, उल्टा करोगे तो क्या आएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे बोला आयरन और इन दोनों में कंपेयर करो कि कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जा रहा है इन तीनों में। इन तीनों के ऑक्सीडेशन, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, बस ये वाली लाइन फॉलो कर लो। यहाँ पे आपको दे रखा है तीनों की वैल्यूज देखो एग्जैक्टली, Mn सबसे ज्यादा जल्दी होगा, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद Fe। समझ गए कैसे हुआ? क्योंकि लोअर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, लार्जर इज इट टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। या फिर आप क्या करो, इन सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो रिवर्स कर करके, और फिर जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की उसकी कैपेबिलिटी होगी। समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ज्यादा उसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ज्यादा उसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल के फिर कंपेयर करके देख लेना भले। आई बात समझ में? ठीक है। अब इन सब में से कलर्ड कौन कौन से होंगे ये आपका क्वेश्चन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लेना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब कलर्ड होंगे, नहीं तो नहीं। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ टू ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट्स। अब ये हम देख चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी कैसे कैसे वो है हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। और एक्स्ट्रा उनकी जिंक की सबकी ज्यादा हो जाती है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड फुली फिल्ड से।
लेंथेनॉइड का ये सब हम चेक कर चुके हैं, केमिस्ट्री ऑफ सॉरी एक्टिनॉइड आ गया है। तो ये 20 क्वेश्चन, अब 8.20 क्रॉस कर दो, 8.20 क्वेश्चन क्रॉस कर दो, 8.20 क्वेश्चन क्रॉस कर दो। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब H+ भी है उसमें, है ना, H+ के प्रेजेंस में। 8.21 पे स्टार लगाओ, पूछा गया क्वेश्चन है ये 8.21, 8.21 पे स्टार लगाओ। 8 मैंने आपको कहा ना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पे एक क्वेश्चन कंफर्म है इस चैप्टर में से। तो और यही क्वेश्चन पूछे गए, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा है कोई भी। डी ऑर्बिटल में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और इसमें से पूछे गए हैं। और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का तो आना ही आना है, तो 1 नंबर तो आप पक्का करके चलो ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, और वो भी आंसर कहीं से आता है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑफ D4 स्पीसीज। ये वाला क्वेश्चन क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगाओ इस पे। क्रोमियम 2 और मैग्नीज 3, इन दोनों में ही D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन मैंने बताया था मैग्नीज +2 में यहाँ पे 3D5 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, उसमें D3 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था। याद आ रही है? ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करा हुआ क्वेश्चन है। अभी तो और एक क्लास में डिस्कस करवाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे देखते हैं फिर भी कि क्या पता कौन सा डिस्कस करवाया हुआ क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपको क्या बोल दिया इसने कि क्रोमियम +2 जो है वो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है। स्ट्रांगली क्या है? रिड्यूसिंग है। अभी तो आधे तो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग में ही फंसे होंगे कि ये क्या होता है। और मैग्नीशियम +2 जो है वो क्या है? स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है। एक मिनट, मैग्नीज +3, आप मुझे एक बात बताओ, चलो बिल्कुल एक बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ मैं। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग है, हाँ, कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो पास वाले का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। अरे LIC एजेंट होते हैं यार, बीमे एजेंट वाले बहुत सारे होते हैं ना भाई, पास क्या करते हैं? बीमा करवा देते 200 का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब जो भी उसके साथ में उसका क्या कर दे रहा है? ऑक्सीडेशन। साथ वाले का ऑक्सीडेशन करने के लिए खुद का तो रिडक्शन करेगा वो। साथ वाले का ऑक्सीडेशन करने के लिए खुद का तो रिडक्शन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। एक इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर कोई पास वाले को अगर ऑक्सीडाइज कर दे रहा है तो मतलब खुद का क्या कर रहा होगा? रिडक्शन कर रहा होगा। या फिर खुद अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पास वाले से तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना। समझ रहे हो? इस तरह से देखा करा करो इसको। ये ऑक्सीडाइजिंग है मतलब कि ये क्या, ये अगर बोल दिया आपको ऑक्सीडाइजिंग मतलब खुद का रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जानी चाहिए? इसकी कम हो जानी चाहिए। रिडक्शन कर दे रहा है मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जानी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। समझ रहे हो? और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इसका इसका खुद का रिडक्शन क्या बोलते हैं, पास वाले का रिडक्शन कर रहा है मतलब खुद का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करके +3 पे चला गया ये +3 पे चला गया तो यहाँ पे D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये +2 पे चला गया D5 होता है। यहाँ पे भी लिख देना क्योंकि ये इसमें ज्यादा स्टेबल होता है और ये इसमें ज्यादा स्टेबल होता है। समझ रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का एक क्वेश्चन कंफर्म है। क्रोमियम +3 की देखो ना आप, +3 में ये D3 में आता है, D3 स्टेबल होता है ना, इसलिए। इसी ने ही बोला है क्वेश्चन वाले ने। हाँ, नहीं नहीं, हम अगर ये अभी एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा नहीं जा रहे हम अभी, ज्यादा नहीं जा रहे हम अभी। ज्यादा भी कर सकते फिर तो 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ना अगर आपने तो कर दिया तो। D3 भी बन रहा है ना, तो वो तो भी स्टेबल है वो। तो आप एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, इसकी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हो आप, उसकी भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं एक की तो 5वीं कर रहे हो, एक की 10वीं कर रहे हो। हाँ शिवम, इसका भी D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नो डाउट स्टेबल हो जाएगा, इसका भी नो डाउट स्टेबल हो जाएगा, लेकिन हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि ये D3 में ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए क्वेश्चन वाले ने ही आपको ये दे दिया है
इसीलिए क्वेश्चन वाले ने ही आपको दे दिया है कि ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप आपकी साइड से नहीं कर सकते कि इसका भी D5 ज्यादा स्टेबल होगा। इसका आप ये बता सकते हो, ठीक है भाई तुमने बोल दिया क्रोमियम +3 में है क्योंकि उसका D3 है, इस तरह से आपको आंसर बताना है। समझ रहे हो? क्योंकि उसने खुद ने क्वेश्चन में दे रखा है ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है। वो देगा, वो हर बार ही देगा। वो आपको डेटा थोड़ी पता, आपको किसी भी मेटल के बारे में नहीं पता। आप ज्यादा से ज्यादा बस उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हो कि भाई हाँ ये थोड़ा बहुत आइडिया बता सकते हो ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे देख के रखेगा। आई बात समझ में? उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है तो आपको ये क्वेश्चन में ही बताना है। क्वेश्चन में आपको दे के रखता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये रिड्यूसिंग है। क्वेश्चन में वो दे के रखता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट देखो, कोबाल्ट 2 is stable in aqueous but in presence of complexing reagent it is easily oxidized, है ना? कोबाल्ट +2 is, अगर कोबाल्ट में +2 की बात करूं और कोबाल्ट +3 की, कोबाल्ट +6 होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लेकिन अगर कोई लिगेंड उसको अप्रोच कर रहा है, आप मुझे एक बात ध्यान से सुनो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बोलता है कि कोबाल्ट +2 स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में। हाँ स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि कोबाल्ट कोबाल्ट का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 27, 4s2 3d7, आयरन कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि कोबाल्ट जो होता है वो +2 मतलब ये इज मोर स्टेबल, क्या बोलते हैं, कोबाल्ट 2 इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन प्रेजेंस ऑफ, अगर कोई कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट आ गया, आप मुझे एक बात बताओ, कोई कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट आ गया, तो कोई कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट आ गया मतलब कोई लिगेंड आ गया यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि कोबाल्ट जो है कर ले रहा है इजीली हो जा रहा है। इजीली मतलब +2 से किस में चला जा रहा है? +3 में। आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है उसी की लैंग्वेज को ही लिखना है। एग्जामिनर क्वेश्चन के जो एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन दे दिया है मतलब भाई तुमने बिल्कुल सही बात कही है, हम तुम्हारी बात को ही फॉलो करेंगे। उसने बोल दिया ये रिड्यूसिंग है तो भाई कैसे भी करके उसको रिड्यूसिंग बनाना है। फिर समझ रहे हो? इसमें नहीं कि यार ये तो +5 में चला गया, हम तो +6 में लेके चले जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, नहीं। उसने कह दिया रिड्यूसिंग है तो अपने दिमाग में लेके चले जाना, अच्छा रिड्यूसिंग है मतलब पास वाले का रिडक्शन कर ले रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन, खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ले रहा है, मतलब रिड्यूसिंग है मतलब खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ले रहा है। एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसी तरह से घुमा के क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसी एग्जामिनर की लैंग्वेज को पकड़ते पकड़ते आंसर लिखना है आपको। उसने आपको बोल दिया कि कोबाल्ट +2 है वो एक्वस में स्टेबल होता है, हाँ भाई स्टेबल होता है ये, हाँ तुमने कह दिया ठीक है हमने मान लिया स्टेबल होता है। उसने बोल दिया कोई लिगेंड आएगा तो ये कोबाल्ट +3 में कन्वर्ट हो जाता है। कोबाल्ट +3 में क्या हो जाएगा? 4s0 3d6। अब भाई 3d6 में कन्वर्ट हो जाता है और आपको पता है कि कोबाल्ट की बताया था ये पेयरिंग कर देता है, बताया था कि नहीं बताया था कल की क्लास में? कोबाल्ट +3 पेयरिंग कर देता है, और पेयरिंग कर देता है मतलब डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है ये, और ये D6 का हो जाएगा तभी जाके तो, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तभी तो सभी की पेयरिंग हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से अपना आंसर रिप्रेजेंट करके आना कि क्या लिख के आओगे आंसर में। तुमने कहा कि भाई कोबाल्ट है, देखो आंसर ध्यान से सुनो, लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। सबसे पहले आप आंसर क्या लिखोगे? जो क्वेश्चन में लिखा है ना, आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल एक एक बता इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इसमें क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। आपको आंसर क्या लिखना है, क्वेश्चन में दे दिया होगा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, क्वेश्चन में ही दे देता है। डी ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं ना, इस वजह से क्वेश्चन में ही दे देता है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है ये, आप बताओ क्यों बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले कोबाल्ट पे आते हैं। कोबाल्ट है, अपना आंसर कैसे लिखना भाई? सबसे पहले कोबाल्ट लिखना, उसका एटॉमिक नंबर लिखना, कोबाल्ट +2 लिख के देख लेना, है ना। उसने क्या बोला? कोबाल्ट +2 स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे लिख देना इट इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको मतलब नहीं भाई D10 है क्या बन रहा है, उसने लिख दिया ना क्वेश्चन में स्टेबल है, बस अपने ज्यादा वो नहीं करना पंचायती कि यहाँ पे लिख देना कि हाँ भाई इट इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन।
उसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन क्या बोली है कि भाई जब भी कोई कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड आएगा तो ये कोबाल्ट+3 बना लेगा, तो रिप्रेजेंट करो उसको। अच्छा, उसने क्वेश्चन में दे दिया ये क्या बना लेगा, कोबाल्ट+3। अच्छा ठीक है ना। उसके बाद लिखना व्हेन अ कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड रिएजेंट विल अप्रोचेस इट, इट विल कन्वर्ट इनटू कोबाल्ट+3 एज शोन बिलो। उसके बाद क्या लिखना, कोबाल्ट+3 लिखना, कोबाल्ट+3 4s0 3d6 लिख देना, है ना। यहाँ पे लिखना इन कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट एज कोबाल्ट+3 विल डू पेयरिंग। समझ रहे हो, कोबाल्ट+2 में क्या हो जाएंगी, पेयरिंग हो जाएंगी, देयर विल बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल लेफ्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ कोबाल्ट+3 के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट+3 आर डायमैग्नेटिक। ठीक है, इस तरह से लिख के, और भाई कि हाँ ठीक है तुमने बोला ना कोबाल्ट+3, हाँ हमने ही मान लिया कोबाल्ट+3 स्टेबल है। समझ रहे हो, आप ही देखना इन दोनों में चेंज क्या हुआ है, इन दोनों में चेंज क्या हुआ है। अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा है इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखना कि अच्छा ये जो था ये बिना कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट के स्टेबल था, अब ये स्टेबल हो गया है। तो मतलब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट ने इसको अप्रोच किया मतलब D6 हो गया, D6 हो गया, और कोबाल्ट में D6, भाई सही बात है, कोबाल्ट में D6 पेयरिंग हो जाएगी, कोबाल्ट+3 की ऑक्सीडेशन स्टेट कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, पेयरिंग हो जाएगी, अदरवाइज एक अनपेयर्ड रह जाता है यहाँ पे, अदरवाइज एक अनपेयर्ड रह जाता है यहाँ पे। समझ रहे हो, तो भाई इस वजह से कोबाल्ट+2 तो आराम से अपने दे देगा डी ऑर्बिटल आगे आने वाले रिएजेंट को कि ले भाई तू हाइब्रिडाइज कर ले, मिक्स इंटरमिक्सिंग कर ले। समझ रहे हो, उसी के ही आंसर को उसी की ही लैंग्वेज में करके बस आपको तो रिप्रेजेंट करके आना है। ये लिख के आ गए ना, मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे आपको। उसको ये मतलब नहीं है कि आपको ये पता है कि नहीं पता है, उसने आपको दे दिया है, आपको कहना बिल्कुल सही बात कही है तुमने, बिल्कुल सही बात कही है, कोबाल्ट+3 बिल्कुल सही बात की, कोबाल्ट+2 बहुत स्टेबल है, सही बात कही है। समझ रहे हो, उसी की लैंग्वेज में आंसर लिख के आना है तुम्हें, उसी की लैंग्वेज को भाई तुमने बिल्कुल सही कहा। जो भी क्वेश्चन आएगा ना हमेशा ध्यान रखना, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें वो क्वेश्चन में लिख देगा ना, बिल्कुल सही बात है, वहां पे अपना मत दिमाग लगन लग जाना कि ये तो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक को बोल दे, D6 ज्यादा स्टेबल है तो है, ठीक है ज्यादा स्टेबल है ना, D5 से हाँ में हाँ मिलानी है उसकी, समझ रहे हो। और आंसर कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, ठीक है अच्छा हाँ यहाँ पे D6 हो गया है, इस तरह से इस तरह से, समझ रहे हो। इतना भी लिख के आ गया ना कोई स्टूडेंट, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख के आ गया ना, तो भी अगर जैसे 1 मार्क का आया ना तो वो ट्राई करेगा कि हाँ यार मतलब बच्चे को थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, यहाँ तक तो आंसर पहुंच ही गया है, हाफ मार्क तो वो दे ही देगा इसका, कि यार बच्चे को इतनी नॉलेज तो है कि यार यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिया, यहाँ तक इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिया, ये भी लिख दिया कि एक्वस सॉल्यूशन में कोबाल्ट+2 ज्यादा स्टेबल है। समझ रहे हो, तो मार्क्स इस तरह से लेने हैं। उसके बाद में देखो D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है भाई, हाँ भाई D1 बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्योंकि D1 जो है D0 ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू D1। तो भाई ठीक, तुमने बोल दिया D1 अनस्टेबल है, ठीक है, हाँ D1 अनस्टेबल होता है, लिख देना बहुत अनस्टेबल होता है D1 बिकॉज D0, तो क्योंकि D1 D0 में जाना चाहता है ना, इस चल जाना। उसके बाद में नेक्स्ट आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पूछी गई है, मैंने बताया था ना, वो रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जा रहा है और रिडक्शन भी हो जा रहा है, और डिस्प्रपोर्शनेशन कोई भी एक रिएक्शन पढ़ के चले जाना। पी ब्लॉक में भी ऐसा क्वेश्चन था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, याद आई बात समझ में। पर ये वाला क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, मैंने इंपॉर्टेंट लगा कि आप डेली की क्लास अटेंड करो ना तो पता चलेगा आपको। मैंने क्या बताया था, कॉपर प्लस ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करूँ ना तो ये कॉपर+2 और कॉपर में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, वाई। कोई स्टूडेंट आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का, वाई? हाँ हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है कॉपर+2 की, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब हमें क्या पता था, हम तो ये अगर देखें तो D5 है, और ये देखेंगे तो D4 है। अब भाई लड़ने लग जाओगी, अरे नहीं कैसे हो जाएगा भाई, D5 ज्यादा स्टेबल है, उसने क्वेश्चन में दे दिया ना तुम्हें, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, हाँ हो जाता है, हाँ हो जाता है डिस्प्रपोर्शनेट। अब आंसर, अब वो बात अलग है कि अगर नहीं पढ़ के गए तो फिर उसके हाँ में हाँ भी मिला ली तो ठीक है, हाफ मार्क ने एक रिएक्शन लिख के बता दी उसको, तो क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। थोड़ा मतलब केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, बहुत सारे कंपाउंड्स में एक्सेप्शंस है, कहीं पे ये स्टेबल हो जा रहा है वो स्टेबल हो जा रहा है, तो वहां आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, वो एग्जामिनर दे देगा खुद से। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट +1 स्टेट मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड वाई। तो जैसे कॉपर है, कॉपर +1 स्टेट ज्यादा फ्रिक्वेंटली होगी 3D1,
क्रोमियम भी है, ठीक है। 3D1 सॉरी 3D5 4S1 होती है, तो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फ्रिक्वेंटली होती है। इनमें कोई सा भी दोनों में से एग्जांपल लिख के बता देना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें कैलकुलेट कर लेना, देख लो सब 3D के ही एलिमेंट्स हैं। अगर वो 4D और 5D का आपको एलिमेंट दे देता है तो ऐसा नहीं कि उनके एटॉमिक नंबर याद कर, एटॉमिक नंबर दे देगा वो खुद ही। 3D वाले तो याद करके जाने ही है, पूरी 3D सीरीज याद करके जाना, बिना 3D के आप डी ब्लॉक का एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। सबके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। 8.25 पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। 8 पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप बताओ, जो लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेस हियर इज एसिडिक, दे दिया ना उसने क्वेश्चन में खुद ही कि भाई लोअर है, लोअर ऑक्साइड। कुछ याद आ रहा, हमने क्या डिस्कस नहीं किया था कि Mn+2 और Mn+7 इन दोनों में से किसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और किसके बेसिक होते हैं। मतलब MnO ज्यादा एसिडिक है कि Mn2O7, इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, और मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया था आपको। फजान रूल याद है कुछ? फजान रूल 11th क्लास में पढ़ाया होगा, कोवेलेंट, जब कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको चैप्टर पढ़ाया था। कुछ याद आ रहा है कि भाई जैसे, अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। इसका आंसर एग्जाम में कैसे पता लगाएं, इसका आंसर एग्जाम में कैसे पता लगाएं? उसने ये बोल दिया कि मेटल उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ये बात बोली उसने, है ना। तो ठीक है भाई, भाई +2 में यहाँ पे और यहाँ पे +7, मतलब हायर, मतलब कि मैग्नीज का एग्जांपल ले लेना कि मैग्नीज में हायर में। अब क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फजान रूल में बताया था कि जितना ज्यादा चार्ज होता है मेटल के ऊपर, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है उसके साथ वाले को उसको पोलराइज कर पाता है, और वो उतना ज्यादा उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। समझ रहे हो? तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आ गया तो वो एसिडिक होता है, और अगर आयोनिक कैरेक्टर है तो बेसिक होता है। समझ रहे हो? ये अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है उनके बीच में। कोवेलेंट वाले जो जैसे CO2 है, एसिडिक होता है ना, एसिडिक ऑक्साइड है कार्बन का। CO2 क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, वहां पे क्यों? क्योंकि कोवेलेंट है वहां पे, दोनों कार्बन ऑक्सीजन पे। लेकिन मेटल उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनके बीच में क्या हो जाता है, मेटल नॉन मेटल के बीच कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। फजान ने ये बात बताई थी कि अगर कोई भी मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है तो इट डजंट मीन कि वो प्योरली आयोनिक होगा, उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है उसने पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ। अ ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। हाँ भाई, हायर तुमने बोला ना, हायर ऑक्सीडेशन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड में, ठीक है। क्यों? ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है इनमें, खास बात क्या होती है इनमें? हाई स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, ये बात लिख के आ जानी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेम द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनाइन ऑफ अ मेटल। ठीक है, यहाँ पे भी आपको यही बात लिख के आ जानी है, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी बता देना, जैसे MnO4-। आ रही बात समझ में? पर मैग्नेट, मैग्नेट आयन, इन सब का देख लेना एक बार कि इस तरह से एग्जाम्पल्स के साथ में इसको शो करना है। यहाँ पे और फिर कि भाई हाँ, ऑक्सीजन स्मॉल साइज का होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसके कारण भाई हाँ ऑक्सो एनाइंस में ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भी बता देना, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना एग्जाम्पल पूछा है कि नहीं पूछा है। इंडिकेट, ये 8.26 पे क्रॉस लगाओ, नहीं करना। 8.27 हुआ क्वेश्चन है क्लास में, अलॉयज के बारे में बताया था मैंने, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये सब बताया था। आप मुझे बताओ, कोई अलॉय है तो ऐसे नहीं होते कि किसी को भी किसी मेटल में मिक्स कर दिया अलॉय बन गया। उनकी थोड़ी एटॉमिक रेडियाई में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। समझ रहे हो? एटॉमिक रेडियाई में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होनी चाहिए अलॉय बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता कोई भी मेटल को मिक्स कर दिया आपने। तो इसीलिए जनरली लेंथेनॉइड्स वगैरह यहाँ पे लिख रखा है ना। हाँ, नेम इम्पोर्ट, इस वजह से लेंथेनॉइड्स और डी ब्लॉक के से उनको एलॉय बनाने में यूज में लिया जाता है। मिश मेटल पूछा गया क्वेश्चन है ये, इस पे भी स्टार लगवाया था मैंने आपको। लेंथेनॉइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट है मिश मेटल, इसमें है ना, बता देना। उसके बाद इनर ट्रांजिशन, एटॉमिक नंबर दे रखे हैं 8.26, खुद से कर लेना। देखो अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर कोई बच्चा याद करके जा रहा है इनर ट्रांजिशन का, तो वो आपका फॉल्ट है ना, याद करके जाना।
सिर्फ 3D वाले के ही देगा, वो 3D वाले का खुद से याद करके जाना, बाई चांस आपकी किस्मत है उसमें दे दिया। 8.29 पे क्रॉस लगाओ, 8.30 पे क्रॉस लगाओ, 8.31, 8.31 में मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दोगे। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला पता है, रूट ऑफ n प्लस 2। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट पे भी। उसके बाद ये जो है 8.32 क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को खुद से करके देख लेना क्या कैसे करो से लेंथ इनवर्स के सभी के आपको इलेक्ट्रॉन में रखते हैं। +4 वाला बना देख लेना कि +4 में कौन कौन स्टेबल है। +4 बने मतलब एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फुली फील्ड बन रहा हो तब जाके वो +4 शो कर देगा एलिमेंट। 8.33 क्रॉस कर दो, उसके बाद 8.34 कर लेना। 8.35 में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको क्या करना है 3D, 4D और 5D का कंपेयर करना है। तो कैसे करोगे कि भाई इसमें तो 3D की फिलिंग होती है, इसमें 4D और 5D की फिलिंग होती है, समझ रहे हो। उसके बाद में नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3D वाले भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, 4D वाले भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन आपको पता हो तो 3D में जो हाईएस्ट था वो क्या था, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, है ना। वैसे ही यहाँ पे जो थर्ड और सेकंड और थर्ड है वो भी बहुत हायर करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट शो, है ना। बस वही है, इसमें थोड़ा बहुत एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हम कर चुके हैं। जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का है ना, हाँ कम हो जाए उनके रिस्पेक्ट में। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये थर्ड पे इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लो इसको, जो जो बता रही हूँ ना वो नोट डाउन कर लिया करा में। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड एंड थर्ड, हाँ केमिस्ट्री तो अब है, एक्सेप्शन ऑल अबाउट एक्सेप्शन है पर क्वेश्चंस में दिए होते हैं। नहीं नहीं नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ second and third transition series have high values. The ionization enthalpy of second transition series has values than elements of first series, because of stronger metal interaction, because of stronger metal interactions. और याद है कुछ मैंने इसका आपको प्रॉपर बताया था, ध्यान से सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, ये 3D वाला है, ये 4D है, ये 5D है ना। आप मुझे एक बात बताओ, 5D में क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था ना, F की फीलिंग हो जा रही थी 5D में। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है मतलब वो F वाले आ गए, मतलब बहुत ही ज्यादा पुअर शील्डिंग है, मतलब ये बहुत टाइटली बाउंड हो गए न्यूक्लियस से, बहुत टाइटली बाउंड हो गए, तो इजीली रिमूव हो जाएंगे क्या ये, नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि F की जो शील्डिंग है बताया था बहुत ही पुअर होती है एज कम्पेयर टू D से। तो और यहाँ पे समझ रहे हो किस तरह से हुआ था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे भी क्या है इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे भी क्या है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हुई, लेकिन एटॉमिक साइज ही नहीं देखेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखेंगे, समझ रहे हो। बहुत पुअर शील्डिंग करे, टाइटली बाउंड हो गए एज रिस्पेक्ट टू दिस। 3D वालों के फिर 4D 5D में तो F आ गया, लेंथेनॉइड आ गया, बताया हुआ क्वेश्चन है क्लास में। सबसे सबसे ज्यादा होती है इसकी, फिर इसकी आंसर यूं भी हो जाएगा, मेटलिक इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं, है ना, और ज्यादा
समझ रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है इनमें। मैंने क्या बोला, देखो, हैज हाई, बाकियों में कम होती है। एटॉमिक रेडियाई बताओ, एटॉमिक रेडियाई, यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन इंथैल्पी में कोई रिलेशन मत निकाल लेना, समझ रहे हो। जो आपकी डी वाली सीरीज है उसमें आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियाई का मैंने जब ग्राफ बताया था, एटॉमिक रेडियाई बहुत ज्यादा होती है 3D से। यहाँ पे ये बराबर वाला तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आ गया है, ये बराबर वाला तो किसके कारण आ गया है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और यहाँ पे आप इस तरह से बोल सकते हैं एक नई शेल ऐड हो रही है, थोड़ा सा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो। इस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियाई में और भी अदर फैक्टर्स होते हैं। आप डायरेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को एटॉमिक, हर बार ये नहीं बोल सकते एटॉमिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी, अदर फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं डी वाली सीरीज में। यही चीजें याद में रखनी है। अब जो बच्चे आज की क्लास का डिस्कशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं उनको कौन बताने आएगा ये सब चीजें, ये बात बताओ, वो क्या करेंगे पेपर में जाके। आप लोग क्लास में बैठे हुए हो, कहीं भूला बिसरा कोई एक चीज याद आ गई, एक महीने बाद तो ठीक है, हाँ एक डेढ़ महीने कुछ थोड़ा बहुत याद रह जाएगा तो लिख तो दोगे इसके बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाओ 8.35 पे, स्टार लगाओ ये क्वेश्चन। अब जो बच्चे आज की क्लास में डिस्कशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं ना, इसमें उनका बहुत बड़ा लॉस है। वापस बता देती हूँ दीपेश, यहाँ पे देखो, आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी और अरे तो बहुत ज्यादा डार्क हो गई स्क्रीन तो, पता नहीं डार्क और ब्राइट होती रहती है। ये जो है ये एटॉमिक रेडियाई का है, अरे सॉरी, ये मैंने साइन गलत लगा दिया, अभी तो बताया 5D की ज्यादा होती है। यहाँ पे देखो ना, आयनाइजेशन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैज हाई वैल्यूज, है ना, वो वहां पे मैंने साइन गलत लगा दिया था, ठीक है साइन गलत लगा दिया था। ये होता है और ये एटॉमिक रेडियाई में इस तरह से होता है, 5D की ज्यादा हाई वैल्यू होती है। और ये देखो दोनों सेम ही फॉलो कर रहे हैं, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों, बाकी अदर में एस ब्लॉक में पी ब्लॉक में। थोड़ा आप लोगों का ये काम है घर पे जाके एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर को रिवाइज करना, देखना। बोर्ड है ये, इतना इजी नहीं है कि मार्क्स मिल जाएंगे, पहले ही बता दे रही हूँ। न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर्स है ना वो तो स्कोरिंग होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ गया तो वो तो छोड़ना नहीं है, सॉल्यूशन का चैप्टर आ गया वो नहीं लीव करना। सॉल्यूशन में भी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो थोड़े से, हाँ बोल सकते हैं थोड़ा घुमा के दे रखे हैं, इतने टफ नहीं आते हैं उसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको बोल देता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, बताओ इसकी वैल्यू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बताओ इसकी वैल्यू, इतना इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। एनसीईआरटी देख के इतना डर नहीं जाना, लेकिन इसमें तो एनसीईआरटी से आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग को एक बार तो रिवाइज करना सारे। हम्म, नहीं देखो, आप मुझे एक बात बताओ, 5D में और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए थी। हम्म, ज्यादा नहीं कम है। हाँ हाँ, 4D 5D की 3D से ज्यादा है, हाँ। हम यहाँ पे कभी कहीं पे सब एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं ये, हमने इनको नाम दे दिया है कि देखो ऐसा होगा होगा, इसमें ये डोमिनेट कर गया होगा, इसमें ये डोमिनेट कर गया होगा, सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये। हम कुछ नहीं, हम सोच ही नहीं सकते इस बारे में। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो आपका दिमाग तो लगाना ही नहीं है उन सब चीजों में। यहाँ पे जो आपको एग्जामिनर ने बोल दिया ना, अच्छा ऐसा है ठीक है ठीक है, अच्छा ऐसा है ठीक है, समझ रहे हो। हाँ डार्क और ब्राइट हो जाती है, ये अपने आप ही हो जा रहा है, ठीक है ये अपने आप ही हो जा रहा है। नेक्स्ट देख लो, राइट डाउन द 3D जो भी है इनमें। 5 3D मतलब T2GeG की बात कर रहा है ये, T2GeG में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आपको, ठीक है। हुंड्स रूल फॉलो कर करके कर देना सब में।
comment the statement that जो first transition differ from that of 8.37 पे स्टार लगाओ। देखो अब जो 3D वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा अलग बिहेव करते हैं 4D और 5D से। 3D वाले मोस्टली आपको +2 +3 में देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट मैग्नीज, ठीक है। बाकी जो 4D 5D है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। पहला तो ये है। दूसरा, यहाँ पे जो देखा जाए मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है वो थोड़ा कम स्ट्रेंथ में होती है 3D में, बाकी 4D 5 में बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ में होती है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही आपने कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं 3D के, वो 7 8 तक बना देते हैं, समझ रहे हो, 7 8 तक बना देते हैं 4D 5D वाले कॉम्प्लेक्स। और जो क्या बोलते हैं, ये आपने इसमें 3D में पढ़ा था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था ना, डी वाली पार्टिसिपेट कर दिया नहीं कर दिए। ये वाले 4D और 5D तो हमेशा ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। समझ गए, समझ गए। इनमें तो हमेशा ही जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उनमें पेयरिंग करवानी ही करवानी है, पर वो क्वेश्चन देगा नहीं फिर वो, समझ रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोगों को इसीलिए 3D वाले दिए जाते हैं क्योंकि 3D में बहुत एक्सेप्शंस हैं, तो वो क्वेश्चन भी दे देता है कि भाई ऐसा बिहेव करेगा तो आपका ठीक है, ऐसा हम ऐसा बिहेव करवा देंगे। चलो फाइनली डी एंड एफ ब्लॉक ये कर देना, मैग्नेटिक मूवमेंट इनके हैं इतने हैं, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता, इनसे हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, बता दिया था ये तो क्वेश्चन। पी ब्लॉक पे आ जाओ। पी ब्लॉक एलिमेंट, देखो आपको अभी पता नहीं है ना कि क्वेश्चन आता कैसा है। आप लोग सोचते हो कि आंसर में हम कैसे लिखेंगे, अरे क्वेश्चन पढ़ के ही आपको हो जाएगा कि अच्छा ये दे रखा है इसमें, तो गलत है कि एक लॉजिक, हाँ हाँ एक लॉजिक नहीं बताते। देखो एक्चुअल में केमिस्ट्री जो है ना, हमने हमारे जो लॉजिक्स दिए हैं उसके अलावा हमने फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा से भी वैल्यूज लिए हैं, तो हमने देखा कि बहुत कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है इन वैल्यूज में, तो अच्छा ये डोमिनेटिंग रहा होगा, कभी ये रहा होगा, समझ रहे हो। हम कुछ कह नहीं सकते इसमें एग्जैक्ट, कंफ्यूजन होगा, पर वो एग्जामिनर आपको दे के रखेगा क्वेश्चन। चलो अभी पी ब्लॉक पे 7.1 कर दोगे। पी ब्लॉक, अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस से डिफर क्यों होता है, क्लोरीन क्लोरीन से डिफर क्यों होता है, ऑक्सीजन सल्फर से डिफर क्यों होता है, बता रखा है एनामोलस बिहेवियर। 2D का 3D से, 2D का क्या, सब 2D हो चुका है अब। सेकंड पीरियड का थर्ड पीरियड से, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो थर्ड पीरियड से अलग बिहेव करते हैं, क्यों, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, हाई, है ना, समझ लो। ये अपने आंसर्स में इंक्लूड होना चाहिए आपके ये वैल्यू, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी बता रखा है, केमिकल रिएक्टिव ऑक्साइड्स और इनके हम हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स ये सब पढ़ चुके हैं हम। अच्छा बताओ, व्हाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 डज नॉट, क्यों। देखो इसने क्वेश्चन में दे दिया या नहीं दे दिया, ये बात बताओ मुझे, क्या दे दिया इसने, क्वेश्चन में दे दिया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, फॉस्फोरस नहीं करता। अब क्यों दिमाग लगाना हमें, नाइट्रोजन कर देता है फॉस्फोरस नहीं करता, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में अंतर क्या है, अच्छा नाइट्रोजन का है ना क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, और नाइट्रोजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो भाई हाँ सही बात बोल दी तुमने, आई बात समझ में। आपको जो एग्जामिनर क्वेश्चन में बोल रहा है देखना चेंज क्या है दोनों में, दोनों में चेंज देखने के बाद में फिर आ जाना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन सब हर किसी के साथ में नहीं करता, सिर्फ उनके साथ में करता है जिनकी स्मॉल साइज होती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्कशन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी की डिस्कशन नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट इतना इजी भी पेपर नहीं आता है, समझ रहे हो, तो आपकी किस्मत होगी, इतना भी इजी पेपर नहीं आता है वो कि आपसे पूछ लिया कि D5 और D6 में कौन सी ज्यादा स्टेबल है ऑर्बिटल है, इतना इतना इजी नहीं पूछता, समझ रहे हो। उसके बाद हाउ इज नाइट्रोजन, स्टार लगाओ, इस क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है फिफ्थ वाला।
नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की क्या बोलते हैं रिएक्शन से होता है। N2 की प्रिपरेशन बताई थी, वहां पे देख लेना। 7.6 अमोनिया हेबर्स प्रोसेस, कुछ याद आ रहा है? N2 प्लस थ्राइस H2 से ट्वाइस NH3, वो लिखना है। आंसर कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना। हाँ, आंसर कैसे लिखोगे कि भाई प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इज डन बाय हेबर्स प्रोसेस। सेकेंड इसमें लिखना, in this process nitrogen is react with hydrogen to form ammonia. Third लिखना, the conditions which are favorable for the Haber's process are conditions which are N2 plus thrice H2 से क्या बना, twice NH3। ये कंडीशन पढ़ के जाना, प्रेशर और टेम्परेचर की। कुछ याद है, ली चैटलियर प्रिंसिपल जब 11th क्लास में पढ़ाते तो वो ये रिएक्शन लिख के इसमें बोलते प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस बताओ। समझ रहे हो? तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इन हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, और ये रिएक्शन लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे। वो डायग्राम वाइग्राम वो सब इतना कुछ बना के नहीं आना है कि वो कॉम्प्लिकेटेड सा वो डायग्राम रट के चले गए अमोनिया का, वो जो बुक में दे रखा है वो नहीं। तीन जो पॉइंट्स बताए वो पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिख के आ जाना। 7.7 वेरी इंपॉर्टेंट लिखो इसमें, वेरी, दो बार वेरी वेरी लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ आप, क्या मैंने एक क्वेश्चन नहीं बोल रखा है आपको कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के देख लेना ये एग्जाम में जाने से पहले। ध्यान से सुनो, आंसर में ज्यादा भावुक होके मत आ जाना, सिर्फ और सिर्फ पहले देख लेना कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है ये, है ना? क्या बना दोगे, कॉपर नाइट्रेट बना देना, यहाँ पे NO बनाना प्लस H2O बना देना। यहाँ पे क्या करोगे, कॉपर नाइट्रेट बना देना, यहाँ पे भी, यहाँ पे NO2 बना देना प्लस यहाँ पे क्या बना देना, H2O। सिर्फ ये इसका डिफरेंस आएगा। अब इतना तो याद करके जा सकते हो यार कि भाई अगर कंसंट्रेट डाइल्यूट होगा तो NO बनाना है, कंसंट्रेटेड होगा तो एक और ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन, मतलब यूं मान लो आपकी NO2 बन जाएगा। इतना तो याद करके जा ही सकते हो। ये दो तो बाकी रेस्ट चीजें तो कॉमन है ही से। और रिएक्शन को बैलेंस जरूर करके आना, नहीं तो इतना रट के गए हो कोई मतलब नहीं मिलेगा। बैलेंस करना इन रिएक्शंस को, इन रिएक्शंस को बैलेंस नहीं किए कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? ये है NO और NO2 में डिफरेंस होता है डाइल्यूट कंसंट्रेटेड में। तीन प्रोडक्ट्स बन रहे, तीन बार लिखोगे याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 हट चुका है आपके, जो कि मैंने बता दिया था, लेकिन 8 हट चुका है आपके। 9 वाले क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, पूछा गया क्वेश्चन है ये। आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या क्या किन किन हैं? HNH, NH3PH, हाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से सुनो, ये यूं बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल जो होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा होता है इनके रिस्पेक्ट में। HNH वाला जो बॉन्ड एंगल, अमोनिया हो गया ना ये, समझ रहे हो? ये जो HNH वाला बॉन्ड एंगल होता है वो सबसे ज्यादा इसमें होता है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। आप मुझे बताओ इन तीनों में, इस पूरी की पूरी सेम है, क्या डिफरेंस है? सेंट्रल मेटल एटम का, सॉरी सेंट्रल एटम का, अभी भी डी ब्लॉक चल रहा है दिमाग में। सेंट्रल एटम का डिफरेंस है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या बात समझ में आएगी, अच्छा यहाँ पे स्मॉल साइज है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। समझ रहे हो? अगर आपको क्या पे देखना है, अब बस यहाँ पे ये आंसर होगा कि भाई बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट द बॉन्ड एंगल विल बी मोर, ठीक है। एज द साइज इज इंक्रीजेस द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस।
नहीं, वैसे ये वाले बॉन्ड की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे स्मॉल उसमें है ना, स्मॉल एरिया में कंसेंट्रेटेड है, इनमें भी रिपल्शन होगा। नहीं नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, यहाँ पे बॉन्ड एंगल लोन पेयर के बीच में किसके बीच में रिपल्शन दे रखा है आपको? देखो लोन पेयर होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन की बात कर रहा है ये। यहाँ पे आप ये बात को, ठीक है, लेकिन ये भी तो स्मॉल एरिया में है, इनमें भी तो रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा ही, बॉन्ड पेयर में भी तो रिपल्शन होगा अगर स्मॉल एरिया में। आई नो कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लोन पेयर इजीली आ गया है, सॉरी यहाँ पे तो बहुत धक्का मुक्की करके हैं, पर यहाँ पे बॉन्ड पेयर में भी तो होगा रिपल्शन, स्मॉल उसमें है। ऑल दो ऊपर वाले ने धक्का दे दिया है, ऑल दो ऊपर वाले ने धक्का दे दिया है यहाँ पे, तो वही तो बात है। और अगर मैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करूँ ना, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि यार इस लोन पेयर ने यहाँ पे क्या कर दिया, धक्का दे दिया, तो इस तरह से स्मॉल हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे बॉन्ड पेयर की बात कर रही हूँ, आपको क्या देखना है, एक स्मॉलर एरिया में लोन पेयर हो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो, रिपल्शन ज्यादा होने वाला है। रिपल्शन ज्यादा मतलब कि एंगल ज्यादा। हम्म 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 हम्म। देखो यहाँ पे है ना, इस तरह से देखा आपको, pure p orbitals are utilized in MH bond। देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इनका, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के, तो इनमें जो एंगल होना चाहिए था वो तो 109 इतना होना चाहिए था, इतना मिनट। लेकिन जब हमने देखा तो NH3 में कितना आया, 106 आया हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्योर p ऑर्बिटल और उसकी भी प्योर कौन सी s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है। समझ रहे हो, बाकी वालों में इस तरह से हो जाएगा। वो भी रीजन सही है, आपको तो यही वाला रीजन ज्यादा फॉलो कर लेना कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली जो आप बात कर रहे हो ना, वो वाला रीजन भी सही है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है ना, तो स्मॉल साइज में अगर कोई लोन पेयर बॉन्ड पेयर अकोमोडेट हो रहे हैं तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाँ हाँ हाँ, हाँ वो बात, वो आपने मेंस में पढ़ रखा है, नो डाउट आपने मेंस में पढ़ रखा है वो उस अकॉर्डिंग, लेकिन बोर्ड में नहीं पढ़ा है ना वो चीज। बोर्ड में नहीं पढ़ा है तो हमें आंसर जो है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग ही देना है। आधी बात समझ में? आपने वो मेंस में पढ़ रखा है, नो डाउट, लेकिन बोर्ड में वो वाला ये जो है ये नहीं पढ़ाया गया है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ही आंसर लिख के आना है अपना, है ना। क्या लिख के आना है कि स्मॉलर इज द साइज, ग्रेटर विल बी द रिपल्शन, ग्रेटर विल बी द रिपल्शन, हेंस लार्जर विल बी द बॉन्ड एंगल। वहां पे वहां पे अगर जेई मेंस में अगर आपको पढ़ा रहे हैं, वहां पे आपको ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, क्या उसमें ये वाला ऑप्शन इंक्लूडेड है या नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ पे अगर उस टाइप पे कोई रूल की बात नहीं की गई है तो हम उसको उसका फैक्टर लेंगे ही क्यों। नाइट्रोजन में ये सारे के सारे बॉन्ड एक स्मॉल एरिया में कंसंट्रेटेड है, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, फॉस्फोरस का बड़ा, इस तरह से साइज इंक्रीज होता जाता है, उनमें रिपल्शन कम होता जाएगा, रिपल्शन कम होता जाएगा तो बॉन्ड एंगल, समझ रहे हो, उतने ही
कम, मतलब तो अगर ज्यादा एरिया होगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या हो जाएगा, ज्यादा वो अकोमोडेट फ्रीली क्या हो जाएंगे, अकोमोडेट हो जाएंगे, आराम से, आराम से रह लेंगे वो। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से यहाँ पे एक और क्या है कि प्योर p ऑर्बिटल्स आर यूटिलाइज्ड इन एमएच बॉन्डिंग और इन सिंपल वर्ड s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ओवरलैप विद ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलमोस्ट प्योर p कैरेक्टर। इंक्रीज, और एक बार ये वाला फैक्टर मैं भी एक बार करके देख लूंगा, वाला फैक्टर आ रहा है एक बार 7.9 पे स्टार्ट, तो 7.10 देखो, 7.10 में ये तो एग्जिस्ट कर रहा है जबकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फॉस्फरस, मतलब यहाँ पे देखो फॉस्फरस के आसपास 5 बॉन्ड्स हैं, जबकि ये बोलना चाह रहा है कि नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन के आसपास 5 बॉन्ड्स नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी किसमें, नाइट्रोजन में। आई बात समझ में? लोन पे बॉन्ड पे, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट देखो, NH3 इज बेसिक जबकि बिस्मथ का हाइड्राइड, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, टॉप से बॉटम मूव करते हैं, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, जिस वजह से बेसिक नेचर भी उनका इंक्रीज होता है हाइड्राइड्स में। नाइट्रोजन, ये स्टार लगाओ, 7.12 पूछा गया क्वेश्चन है। नाइट्रोजन डायटोमिक में होता है जबकि फॉस्फोरस क्या होता है, P4 वाले में होता है। नाइट्रोजन क्योंकि क्या करता है, इजीली ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है ना, पी पाई बॉन्डिंग कर लेता है, उसकी स्मॉलर साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण फॉस्फोरस क्या करेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही क्रिएट कर पाएगा, तीन। हाँ, क्या हुआ, क्या चल रहा है, अपना अपना एक अलग ही चल रहा है। हाँ हाँ, आपसे ही बात कर रही हूँ, क्या चल रहा है, क्या जुए देख रहे हो उसकी? नहीं नहीं, आप नहीं, आगे वाले। अच्छा, कुछ पेपर वेपर फंस गया था बालों में, ठीक है, कोई बात नहीं। पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है किसमें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में, जबकि किसमें, फॉस्फोरस में नहीं हो पाएगी। सब बताया हुआ क्वेश्चन से, रेड फॉस 7.13 कैंसिल कर दो। नाइट्रोजन शो कैटिनेशन लेस देन फॉस्फोरस, बताओ नाइट्रोजन कैटिनेशन शो करता है लेस देन फॉस्फोरस, मतलब नाइट्रोजन की नाइट्रोजन से जो सेल्फ लिंकिंग वाली प्रॉपर्टी होती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जो सेल्फ लिंकिंग वाली प्रॉपर्टी होती है वो फॉस्फोरस में ज्यादा होती है एज रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम विद अनदर एटम, अगर मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड की बात करूं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनमें बीच में, कैटिनेशन होगा मतलब एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड से सब नाइट्रोजन के एटम्स क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। जैसे कैटिनेशन होता है ना, इतनी लंबी चेन बन जाती है, यहाँ पे देखो कार्बन की, कार्बन में क्या होता है, कैटिनेशन होता है, जिस वजह से तो कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ में हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक नाइट्रोजन अगर दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, अब यहाँ पे तो चलो 4 अपने आसपास बॉन्ड सराउंड कर सकता है, आप यहाँ पे कितने इसके आसपास नाइट्रोजन लगा, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए कि काफी ज्यादा, काफी आराम से सुनो, तो चाय वाय कुछ मंगवाए आपके लिए? हाँ ठीक है, अभी ऑर्डर दे देंगे, स्विगी या जोमेटो पे बोल देंगे तो अभी चाय आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। क्या होता है सिंगल बॉन्ड, तो क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, जो कि काफी क्या होता है, वीकर होता है। ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की काफी कम होती है एज रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस तो 4 फॉस्फोरस के साथ में, फॉस्फोरस कैटिनेशन, कैटिनेशन मतलब एक फॉस्फोरस का एटम बहुत सारे फॉस्फोरस के एटम्स के साथ में लिंक्ड हो जाता है ना, जैसे कि, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसमें कैटिनेशन की जो वैल्यू होती है वो काफी कम होती है,
तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन में अगर सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो काफी ज्यादा वीक होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, वो इजीली ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो N2 जो एग्जिस्ट करता है ना, वो किस वजह से कर पाता है, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर भी तो होंगे, फिर इसमें लोन पेयर क्या, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा या नहीं होगा, होगा, तो बॉन्ड वीकर। फॉस्फोरस फॉस्फोरस में क्या होगा, इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन दूर दूर है, थोड़ा एटॉमिक साइज बड़ा है, तो थोड़ा स्टेबल होगा ये सिग्मा बॉन्ड एज रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रोजन नाइट्रोजन। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में स्मॉल एटॉमिक साइज होने के कारण उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनशेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनमें क्या होगा, काफी ज्यादा हाई रिपल्शन होगा, जिस वजह से सिंगल बॉन्ड जो होगा काफी वीक होगा। तो इस वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन में इतना कैटिनेशन नहीं देखा जाता एज रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरस। उसके बाद डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन H3PO3 की, स्टार लगा लो। 7.16 नहीं है, कैंसिल कर दो। 7.17 बताया दिया है ये तो। 7.19 पे स्टार लगाओ। 7.19 क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। यहाँ पे देखो, आपने मेनली ये बात देखी कि जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्साइड्स इसके ज्यादा होते हैं O पे-2 के, है ना। O पे- के रिस्पेक्ट में कौन सा क्वेश्चन बता दूं पहले, कर लेते हैं हम। अगर मैं ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज ले रही हूँ और ऑक्सीजन पे माइनस और ऑक्सीजन पे -2, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आएगी वो नेगेटिव में है, और जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो किस में है, पॉजिटिव में है। आधी बात समझ में? देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है आपको, क्वेश्चन में गिवन है ना ये चीज। देखो क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दे रखी है आपको कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस की जो वैल्यू है वो -141 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन से ऑक्सीजन -2 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव। तो भाई ऑक्सीजन माइनस वाले कंपाउंड ज्यादा होने चाहिए थे में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भाई नेगेटिव है, हमें यही तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनकी नेगेटिव होनी चाहिए। मेटल्स अच्छे हैं उनमें पॉजिटिव होती है, आराम से क्या बोलते हैं Na2O नहीं NaO बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो Na2O के कंपाउंड ज्यादा हैं, कॉमन है। समझ रहे हो? जनरली कैल्शियम ऑक्साइड देखते हो CaO लिखते हो आप हमेशा, कहीं पे भी कोई CaO2 तो कहीं पे भी नहीं देखा आपने, कहीं पे भी नहीं देखा आपने, ये तो बनता ही नहीं है ना। मतलब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज जो है, तो इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो नेगेटिव है, और इसके केस में ऑल्दो ये पॉजिटिव है, लेकिन हम यहाँ पे लेटिस एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? लेटिस एनर्जी की बात करेंगे। लेटिस एनर्जी जो होती है वो जब इसके ऑक्साइड्स बनते हैं यहाँ पे -2 वाले, O पे -2 वाले जब किसी मेटल के साथ में ऑक्साइड बनाता है तो उस केस में इतनी ज्यादा लेटिस एनर्जी रिलीज होती है कि वो इस फैक्टर को, ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वाला फैक्टर है ना, इसको सप्रेस कर देती है। तो एक लाइन लिख लो इसमें आप लोग, हाई लेटिस एनर्जी रिलीज्ड मैम, ये हमें केमिस्ट्री रहे हैं या हिस्ट्री, हाँ हाँ हाँ। अब आदित्य क्या कर सकते हैं ना, अभी तो दो और चीजें बची है आपकी, एमओटी भी बचा था, उसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी भी है, अब वो तो सब बताते ही हैं आपको, हिस्ट्री भी बताते केमिस्ट्री में। क्या बताया? हाँ, यहाँ पे लिखो आप, इसमें एक लाइन लिख लो, हाई लेटिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, हाई लेटिस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ oxides, oxides having O-2, oxides having O-2, which compensate, which compensate for the second, which compensate for the second
electron gain enthalpy, which compensate for the second positive electron gain enthalpy. वापस क्या बताता, वापस से सुन लो. high lattice energy released, high lattice energy released during formation of oxides. अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ बचा है, कुछ तो क्या थोड़ा सा ज्यादा ही बचा है क्वेश्चंस. कल तो ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, फिर सैटरडे को लेंगे, अपने नेक्स्ट सैटरडे को. ठीक है, कल से ऑर्गेनिक स्टार्ट है, कल से हेलो एल्केन हेलो अरीन स्टार्ट है. कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत बेसिक भी बताऊंगी, तो थोड़ा बहुत कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप्स, इनका आइडिया हो जाएगा आप लोगों को. ठीक है.